हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है पीटी की पाठशाला में। आज बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पशुओं में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कैसे होता है, क्या कार्य करता है, उससे संबंधित जो भी पीटी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखेंगे और किस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, तो क्या क्या चक्र चलता है, ये सब कुछ देखेंगे। तो पीटी की पाठशाला में चलिए देर नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि डाइजेस्टिव मतलब पाचन होता क्या है, पाचन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाचन को समझते हैं, फिर पाचन तंत्र को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पाचन को जब तक नहीं समझेंगे पाचन तंत्र को नहीं समझ सकते हैं। तो पाचन को समझते हैं, पाचन होता क्या है। पाचन पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन की जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। भोजन की जटिल अणुओं का भोजन की जो जटिल अणुएं हैं वो सरल अणुओं में अणुओं में टूटना, यही पाचन कहलाता है। जब भोजन की जटिल अणुएं जो है टूट के सरल अणुओं में टूट जाएंगी तो हमारा शरीर उसको ग्रहण करेगा, हमको एनर्जी देगा। इसलिए पाचन जरूरी है। किसी भी चीज को अगर हम खाते हैं तो उसका पाचन जब तक नहीं होगा हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो अब भोजन टूट गया है, अब इसमें जितने भी ऑर्गन काम करते हैं भोजन को तोड़ने के लिए, हमारे शरीर को उपयोगी बनाने के लिए जितने भी ऑर्गन काम करते हैं उन सब का समूह होता है, उसको एक साथ कहा जाता है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र, इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह देते हैं। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं आगे की ओर क्या क्या होता है, इसमें कितने चरण होते हैं, क्या क्या होता है। भोजन को ग्रहण करने से लेकर उसका पाचन, उसका एसिमिलेशन, हमारे शरीर में उपयोग और उसको बाहर करने तक जितने भी क्रियाएं होंगी सब पाचन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें कितने कितने चरण में कार्य होता है उसको देखते हैं। सबसे पहला चरण होता है इसमें भोजन का ग्रहण। ये जो सीक्वेंस है इसको पढ़ लीजिएगा, काम आएगा। भोजन का ग्रहण, इसको इंजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है भोजन का डाइजेशन, भोजन का पाचन जिसको कहते हैं, इसी को डाइजेशन भी कहा जाता है। अगला होता है एब्जॉर्प्शन, भोजन का अवशोषण। भोजन जो है उसका अवशोषण होगा, इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगला होता है भोजन का एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। भोजन जो उपयोग किए हैं उसको हमारे शरीर ऊर्जा के रूप में और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए उपयोग करेगा, उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, या फिर हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। मेरा इंग्लिश लिखने का यहाँ उद्देश्य यह है कि इस सब शब्दों को आप जाने। वहां पे कभी कभी पेपर में हिंदी में भी इसी को लिख देगा, इंजेशन ही लिख देगा, वहां पे ग्रहण नहीं लिखेगा, भोजन का ग्रहण नहीं लिख के इंजेशन लिख दिया और उसी को हिंदी में लिख देगा, तो आप पेपर में छोड़ देंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सकें। अगला होता है उत्सर्जन। जब भोजन हम पचा लिए, उपयोग कर लिए, तो जो बचेगा उसको क्या करेंगे, मल के रूप में जो है उसको बाहर कर दिया जाता है, इसे इजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इन पांचों को क्रम वाइज याद कीजिएगा। पहले भोजन का क्या होता है, इंजेशन, भोजन को हम पहले ग्रहण करते हैं,
उसके बाद भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद भोजन का अवशोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण, भोजन का अवशोषण करने के बाद हमारा शरीर उसको एनर्जी के रूप में उपयोग करेगा, और उसके बाद जो बचा खुचा पदार्थ बचेगा जिसमें पूरा पचने के बाद उसको शरीर से बाहर करेगा। तो ये 5 चरणों में काम होता है। सबसे पहला चरण ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण उत्सर्जन। इन चीजों को याद कीजिए, हमेशा ये आपके काम आएंगी। आपको इस क्लास के बाहर नहीं जाना है, इसी क्लास के अंतर्गत इसको याद करना है। क्लास देखते देखते इस चीज को याद कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके फिर से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका चरण कि पाचन कितने चरणों में होता है, तो पाचन को 5 चरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पशुओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, उनकी आहार नाल की बनावट के आधार पे। किसके आधार पे? आहार नाल की बनावट के आधार पे। आहार नाल की बनावट के आधार पे पहला, जिसको हम लोग रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेंट, मतलब जुगाली करने वाले जो पशु है ना, जुगाली जो करते हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेंट। इसमें कौन कौन से जो पशु आते हैं? पहला आपका गाय, दूसरा भैंस, बकरी, तीसरा आएगा आपका भेड़। ये जो होते हैं ये रूमिनेंट कहलाते हैं, ये जुगाली करते हैं, ठीक है। इसमें जो है रूमिनेंट जो पशु होते हैं इसमें जो है संयुक्त अमाशय पाया जाता है। संयुक्त अमाशय पाया जाता है। स्टमक जो होता है इसका संयुक्त प्रकार का होता है, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स जटिल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें 3 से 4 जो अमाशय हो 3 से 4 की संख्या में होगी। 4 खंडों युक्त, ठीक है। इसी को या फिर इसको पॉलीगैस्ट्रिक स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगैस्ट्रिक। ये 3 से 4 भागों से मिलकर बना है, पॉली है इसमें, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है। और इसमें संयुक्त अमाशय पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इसको संयुक्त अमाशय नहीं, संयुक्त पाचन तंत्र कर लीजिए। संयुक्त पाचन तंत्र होता है ये, जिसमें एक 3 से 4 मतलब संयुक्त पॉलीगैस्ट्रिक स्टमक होता है, 3 से 4 की संख्या में अमाशय होता है। और जुगाली एक स्वस्थ पशु, जो स्वस्थ पशु है दिन भर में 8 घंटे कम से कम, आगे पढ़ेंगे और प्रतिदिन करता है। आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही देख लेते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है इसको नॉन रूमिनेंट कहते हैं। नॉन रूमिनेंट का मतलब जो जुगाली नहीं करते, ठीक है। जो जुगाली नहीं करते उनको क्या कहते हैं? नॉन रूमिनेंट कहते हैं। इसमें लिख देता हूं जुगाली नहीं करने वाले पशु, ठीक है। इसमें जो है पाचन तंत्र सरल प्रकार का होगा। इसमें जो है सरल पाचन तंत्र पाया जाएगा, सरल पाचन तंत्र पाया जाएगा। और दूसरा जो इसमें स्टमक की संख्या होगी 1 से 2 होगी, अमाशय जिसको कहते हैं 1 से 2 की संख्या में होगी, ठीक है। इसको मोनोगैस्ट्रिक कहा जाता है, याद रखिए शब्द को, मोनोगैस्ट्रिक। मोनोगैस्ट्रिक अमाशय किस प्रकार की पशुओं में पाया जाता है? तो नॉन रूमिनेंट, याद रखिए, जो जुगाली नहीं करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है
लिख रहा हूं उदाहरण, घोड़ा, दूसरा है गधा, अगला है कुत्ता। जो जुगाली नहीं करते आप देखे हैं ना, बिल्ली, ये सब वो पशु हैं जो जुगाली नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आहार नाल की बनावट के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट, मतलब जुगाली करने वाले और जुगाली नहीं करने वाले। चलिए अगला देखते हैं। कि जब भोजन हम लेते हैं तो कहां से कहां तक, माउथ से लेकर, भोजन को लेने से लेकर बाहर करने तक कौन कौन सा अंग इन्वॉल्व होता है। क्योंकि ये एक क्रम से पूछने जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें क्रम को अरेंज करने के लिए या फिर उसका वर्गीकरण करने के लिए पूछा जाता है, उसमें काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो भोजन होता है, जो आपका फूड होगा, वो क्या होता है, ये फूड है आपका, इसको आपने ग्रहण किया, क्या किया, ग्रहण किया। ग्रहण करेंगे तो कहां से करेंगे, माउथ से करेंगे। ठीक है, माउथ से ग्रहण कर लिए। ग्रहण करने के बाद ये कहां पे जाएगा, ये आपके फेरिंग्स में जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। ठीक है, यहां से कहां जाएगा, ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी में। इसी को फेरिंग्स कहते हैं। इस शब्दों को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद ग्रसनी के बाद ये भोजन आपका ग्रासनली में जाएगा। पेपर में अगर हिंदी में इंग्लिश में लिख के दे दिया तो आप फंस जाएंगे, इसीलिए इसे ओइसोफिगस कहा जाता है। ठीक है, ग्रास नली के बाद भोजन जाता है स्टमक में, जिसे अमाशय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार पीएटी में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अमाशय में जाने के बाद भोजन कहाँ, यहां से निकल के आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी को छोटी आंत भी कहते हैं। इससे निकलकर भोजन आता है आपका बड़ी आंत, या फिर इसी को लिख दीजिए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, इसी को बड़ी आंत कहते हैं। यहां से भोजन आपका जाता है अंतिम में रेक्टम, बड़ी आंत की आखिरी जो भाग होती है रेक्टम, वहां से स्टोर होता है, वहां से उसके बाद एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इसको याद रखिए, इसको एनस को गुदा कहा जाता है। इस क्रम को कि भोजन कैसे कैसे कहां कहां जाता है भी पेपर में पूछ सकता है, सीक्वेंस को ऊपर नीचे करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि भोजन सबसे पहले माउथ में आता है, इसी को बकल कैविटी भी लिख देते हैं, कभी कभी इसको बकल कैविटी भी कह देता है वो एग्जामिनर। तो याद रखिए कि आपको सब चीज पता होना चाहिए, आपको पेपर में हर चीज पता होना चाहिए। माउथ को बकल कैविटी भी लिख सकता है, फिर फेरिंग्स में जाएगा जिसको ग्रसनी कहते हैं, उसके बाद एसोफेगस में जाएगा जिसको ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली से स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये तो हो गया क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से कुछ आर्गन और कुछ, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ आर्गन भाग लेते हैं और कुछ ग्लैंड्स भाग लेते हैं। इसको उसके कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला प्राइमरी, जो डाइजेशन में एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, इसको प्राइमरी ऑर्गन्स कहेंगे, इनके बिना डाइजेशन नहीं हो सकता। दूसरा जिसको डाइजेशन तो इनके बिना भी नहीं हो सकता, पर इनका काम बाद में होता है, जो पहले इन्वॉल्व होता है उनको प्राइमरी कह रहे हैं, और ये मुख्य होते हैं, ये मुख्य डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा जो सेकेंडरी होता है वो, उसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एसेसरी, जिसमें या तो ग्लैंड्स आएंगे और
उनका काम बाद में शुरू होता है। तो प्राइमरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसमें सबसे पहला आता है आपका माउथ। क्या आता है? माउथ के बिना आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, मुख जिसको कहा जाता है। ठीक है, अगला होता है इसमें ओइसोफिगस, सॉरी फेरिंग्स, जिसमें जिसमें भोजन जैसे जैसे गया था वैसे वैसे देख लीजिए। फेरिंग्स, इसी को ग्रसनी लिखा था। एक बार हिंदी लिखने के बाद मैं अगली बार इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको इंग्लिश याद रहे, पेपर में इंग्लिश में ही ज्यादातर देता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? ओइसोफेगस में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? स्टमक में, तो स्टमक भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जाता है आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जाता है आपका भोजन लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये भी जरूरी है। इसके बाद जाता है आपका भोजन एनस से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी जो है प्राइमरी ऑर्गन के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें फेरिंग्स, इसोफेगस कुछ कुछ जो है नहीं लेते हैं पाचन में भाग, बट बहुत जरूरी है, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसमें स्टमक कितने होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने भागों में बटा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कितने भाग। सेकेंडरी जो ऑर्गन होते हैं इसमें सबसे पहला देख लीजिए आप सलाइवरी ग्लैंड। लार के बिना भोजन अंदर ही नहीं जा सकता, तो सलाइवरी ग्लैंड बहुत जरूरी है। दूसरा आता है पेंक्रियाटिक ग्लैंड। इसी को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय। ठीक है, अगला होता है लीवर। लीवर क्या है? बाइल जूस के लिए, इसको यकृत कहा जाता है। इसका एक एक का डिस्क्रिप्शन देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि इसके बिना पाचन संभव नहीं है। ठीक है, इसमें इसके कितने भाग हैं इसको देखेंगे। जैसे इसके 4 भाग हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं, इसको भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, नाम को देख लेते हैं। स्टमक का जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड अमाशय होता है और लास्ट होता है फोर्थ। उसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? जो फर्स्ट अमाशय होता है उसे रुमेन कहते हैं। ये एक छोटा सा याद रखने के लिए आपका काम आएगा। सेकंड को रेटिकुलम कहते हैं। थर्ड जो होता है उसे ओमेजम कहा जाता है और लास्ट में जो होता है उसे क्या कहते हैं? एबोमेजम। ठीक है, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन को डोडेनम, अगला जो होता है जिजुनम और लास्ट में इसका इलियम पाया जाता है। ठीक है, इसमें इलियम जहां से जुड़ा होता है उसे सीकम, वो पार्ट होता है। उसका अगला होता है कॉलन और इसका लास्ट पार्ट जो होता है उसे रेक्टम कहते हैं, जहां पे मल एकत्रित होता है पूरा भोजन पचने के बाद। तो ये एक ब्रीफ है, अब देख लीजिए कि कितने भागों को हमको पढ़ना है। पता होना चाहिए कि हमको इन सारी चीजों को पढ़ना है, इसके बिना डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे माउथ को। माउथ में क्या क्या होता है, लार निकलता है, कैसे मिलता है, लार ग्रंथियां कहाँ कहाँ पे उपस्थित होती हैं, ये सब चीज देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माउथ, सबसे पहला माउथ, इसी को क्या कहा जाता है? बकल कैविटी भी कह देते हैं। ये याद रखिएगा नाम के साथ, क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो घुमाने के लिए इस टाइप का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, उसको याद उसको देखेंगे कि पेपर में डायरेक्ट दे देगा कि किसको क्या कहते हैं, किस प्रकार का होता है, तो उसको मैं एक एक लाइन में लिख रहा हूं। सबसे पहला है जो गाय और भैंस है, गाय और भैंस में जो इनका ओंठ होता है नॉन मूवेबल होता है, अचल होता है, हिलता डुलता नहीं है। क्या होता है? गाय भैंस का होंठ अचल होता है। ठीक है, अचल, इसी को नॉन मूवेबल भी कहा जाता है।
ठीक है, नॉन मूवेबल है। और माउथ में ही 3 जोड़ी जो हम सलाइवरी ग्लैंड अभी पढ़े ना, सलाइवरी ग्लैंड, इनकी संख्या 3 होती है, 3 जोड़ी प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कौन कौन सा होता है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो सबसे होता है पहला पैरोटिड, इसी को ग्लैंड कहते हैं। दूसरा होता है आपका सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है आपका सब मैक्सिलरी। ठीक है, चलिए जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये सबसे बड़ी ग्लैंड, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी है ये कान के पीछे, कहां पे उपस्थित होती है, कान के पीछे उपस्थित होती है और सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी मतलब 2 उपस्थित होते हैं दोनों कान के आसपास। ठीक है, दूसरा जो होता है सब मैंडिबुलर, या सॉरी यहां पे दोनों एक ही है, सब मैंडिबुलर और मैक्सिलरी, इसको अलग अलग लिख दिया था मैं। इसी को सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है सब मैक्सिलरी, ये हमारे जबड़ों के नीचे, निचली जबड़ों के जो नीचे है ना, निचली जबड़ों के नीचे उपस्थित होता है। नीचे उपस्थित, इनकी भी संख्या एक जोड़ी होती है। और ये क्या करती हैं, 70 से 80% तक लार का जो है उत्सर्जन इसी के द्वारा होता है। अंतिम में देखते हैं, इसे कहते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल जो होता है ये जीभ के नीचे, कहां पे उपस्थित होती है, जीभ के नीचे, और ये सबसे छोटी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड है। सबसे छोटी ग्लैंड यहां शायद नहीं दिखेगा, इस पर लिख देता हूं। इनकी भी संख्या एक जोड़ी होती है। ठीक है, ये भी 2 की संख्या में उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सलाइवरी के बारे में ही पढ़ेंगे। एक स्वस्थ पशु जो होता है, गाय बैल की भैंस की बात कर रहे हैं, एक स्वस्थ पशु जो होता है दिन भर में 100 से 200 लीटर तक का सलाइवा प्रतिदिन, कितना सलाइवा, 100 से 200 लीटर प्रतिदिन उत्सर्जन करता है। ठीक है, सलाइवा जो होता है, लार जो होता है, लार का जो पीएच है यह होता है लगभग 7.8 से 8 तक होता है। ठीक है, क्षारीय होता है, ये क्षारीय नेचर का है। किस प्रकार का है, क्षारीय है। इसमें लार में एक मिनरल पाया जाता है जिसकी वजह से क्षारीय हो जाता है, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। किसकी वजह से हो रहा है क्षारीय, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसी को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी वजह से लार का जो पीएच है वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और जो रूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, उनके लार में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, परंतु नॉन रूमिनेंट जो होते हैं ना, नॉन रूमिनेंट, इनकी लार में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। क्या है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये जो टाइलिन एंजाइम होता है
भोजन का पाचन करता है, ठीक है, पाचन करने में सहायता करता है। तो ये पता होना चाहिए कि जो रूमिनेंट होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु हैं, उनके लार में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, और जो जुगाली नहीं करते उनके लार में एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है टाइलिन। याद रखिएगा, टाइलिन बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब माउथ में ही पढ़ रहे हैं, इतना सारा काम माउथ में हो रहा है भोजन के लिए, ठीक है। जैसे ही हम सूखा भोजन, जैसे पशु जो है सूखा भोजन करते हैं, हे करते हैं, साइलेज एसिडिक भोजन ज्यादा खाते हैं ना, तो उसमें लार का उत्पादन ज्यादा होता है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि वहां पे जो लार ग्रंथियां हैं, और उसमें पाया जाता है, उसका नेचर है बेसिक। आप सूखा भोजन खाओगे या फिर बेसिक नेचर का, एसिडिक नेचर का खा रहे हो तो खट्टा खट्टा, तो इस वजह से उसमें लार ज्यादा निकलता है ताकि वो जल्दी से निगल सके, ठीक है, भोजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु हैं, रूमिनेंट, जो रूमिनेंट पशु हैं जुगाली करने वाले, वो जुगाली करते हैं तो क्या क्या कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जुगाली करना, जुगाली करने के बारे में कोई डिटेल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रतिदिन कितना जुगाली करते हैं। स्वस्थ पशु के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, देखिएगा, स्वस्थ पशु के बारे में बात हो रहा है। हेल्थी पशु के बारे में बात करेंगे। ये पर डे 8 घंटे जुगाली करते हैं, ठीक है। और जुगाली करने के लिए खाना खाने के 30 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। खाने के 30 मिनट बाद, मतलब आधा घंटा बाद ये लोग जुगाली करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और जब ये जुगाली करते जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले तो भोजन को ये लोग ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद सीधा सीधा रूमेन में भेज देते हैं। तो जो रूमेन में फूड है, रूमेन का भोजन पुनः कहां पे आता है, पुनः माउथ में आता है। कहां आता है, पुनः मुंह में आता है, ठीक है। और इसमें कितना देर लगता है, अधिकतम 3 सेकेंड लगता है, ठीक है, 3 सेकेंड में आ जाता है। और भोजन को माउथ में फिर से 50 सेकेंड तक चबाया जाता है। याद रखिएगा, 50 सेकेंड तक चबाया जाता है, ठीक है। ये जो भोजन है वहां से रूमेन में स्टोर किया रहता है, तो वहां से 85 से 110 ग्राम के गोले के रूप में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और 50 सेकंड तक चबाने के बाद ये पुनः वहां से फिर अमाशय में लौटा दिया जाता है। फिर कहां भेज दिया जाता है, अमाशय में भेज दिया जाता है, और इस बार रेटिकुलम में जाता है, ठीक है। रेटिकुलम में चला जाता है। इसमें जाने में इसको 1 से 2 सेकंड का वक्त लगता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार प्रति, यहां देखते हैं, प्रति मिनट कितना, लगभग 2 से 3 गोले मुंह में आते हैं रूमेन से, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। जुगाली करने वाले पशुओं में क्या क्या होता है, तो जुगाली करने वाला जो पशु होता है प्रतिदिन 8 घंटे जुगाली करता है। खाना खाने के 30 मिनट बाद स्टार्ट करता है, 30 मिनट के पहले जुगाली नहीं करते हैं।
रुमेन में जो भोजन गया था, स्टोर हुआ था, स्टोरेज हाउस भी कहा जाता है। तो जो रुमेन में भोजन गया था वहां से मुंह में वापस आने के लिए उसको 3 सेकंड का वक्त लगता है, और 85 से 110 ग्राम के गोले के रूप में वो वापस आता है, गोला बना बना के वापस आता है। ठीक है, उसके बाद उसको 50 सेकंड तक चबाता है, उसके बाद फिर से उसे आमाशय में भेज देते हैं। कौन सा आमाशय में जाता है? उस वक्त भोजन रेटिकुलम में डायरेक्ट जाता है। ठीक है, फिर से उसी में नहीं जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फेरिंग्स। फेरिंग्स ज्यादा कुछ नहीं है। फेरिंग्स सिर्फ एक ओपनिंग का काम करता है, जहां पे आपका सांस ले रहे हो, ओइसोफिगस, बकल कैविटी, तीनों का जो है ओपनिंग है, सामान्य डक्ट है। किसके लिए? अगला जो है फेरिंग्स। ठीक है, इसी को ग्रसनी कहते हैं। चलिए ग्रसनी में देखते हैं, तो ये सामान्य डक्ट है, सामान्य द्वार है बस। किसका किसका? ओपनिंग है, नॉर्मल ओपनिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, किसके किसके लिए? तो नासा छिद्र के लिए, यहीं पे नाक से जो सांस ले रहे हैं वो भी खुलता है। अगला इसी में देख लीजिए, तो जो मुंह से भोजन जा रहा है उसके लिए, माउथ के लिए। तीसरा ये जुड़ा है जिससे, ओइसोफेगस के लिए। इन तीनों के लिए बस ये एक सामान्य द्वार का काम करता है, इसका कोई अलग से स्पेसिफिक वो नहीं है। और इसी से भोजन, पानी, आपका सांस जितना है सब इसी द्वार से होकर गुजरता है। तो नॉर्मल ओपनिंग का काम कौन करता है? तो फेरिंग्स करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो फूड है, ये फूड था, ये आया माउथ में, तो ये माउथ के बाद यहां फेरिंग्स में आ चुका है, फेरिंग्स। इसके आगे जाएगा ये ओइसोफिगस में। कहा जाएगा? ओइसोफिगस में। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं ओइसोफिगस। ओइसोफिगस में क्या क्या काम होता है ये देखते हैं, क्या क्या होता है इसमें। इसे ग्रास नली कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में ग्रास नली कहते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों जानना है। ठीक है, ये बस एक नली का काम करता है। जो भोजन माउथ से ओइसोफिगस में, सॉरी, फेरिंग्स में आया था, उसको स्टमक तक पहुंचाने के लिए सामान्य नली है ये, सामान्य नली है, नली। भोजन को सामान्य नली है भोजन के लिए। ठीक है, भोजन को आमाशय में, स्टमक में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और इसका कोई अलग से वो नहीं है। हम देखेंगे, अगला जो देखेंगे वो है स्टमक। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टमक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, देखते हैं जो स्टमक है, जो नॉन रूमिनेंट पशु है ना, कौन सा? नॉन रूमिनेंट, जो जुगाली नहीं करते, इसमें मोनोगैस्ट्रिक पहले ही बताया था, मोनोगैस्ट्रिक स्टमक पाया जाता है। मतलब सामान्य स्टमक, एक से दो भाग का बना हुआ। ठीक है, एक से दो भाग से निर्मित स्टमक पाया जाता है, जिसे मोनोगैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, और जो रूमिनेंट है, रूमिनेंट जो पशु हैं, जुगाली करने वाले जो पशु हैं, इनका स्टमक जो है 3 से 4 भाग का बना होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पॉलीगैस्ट्रिक कह देते हैं।
चलिए, तो इसका उदाहरण जो है, चलिए आगे लिखूंगा, यहाँ पे नहीं दिख पाएगा, फिर से दिक्कत हो जाएगा।